नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। तमिलनाडु की करुप्पुर कलमकारी चित्रकारी और कल्लाकुरिची काष्ठ नक्काशी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बेलग्रेड में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। हालिया अध्ययन के मुताबिक 29 में से 21 सूचना आयोगों ने वर्ष 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तमिलनाडु की करुप्पर कलमकारी चित्रकारी और कल्लाकुरिची काष्ठ नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कलमकारी चित्रकारी शुद्ध सूती वस्त्र पर हाथों से बनाई हुई पेंटिंग होती है। इनका मुख्य तौर पर मंदिरों में छत्रक आवरण, बेलनाकार लटकन और रथ के आवरण तथा फॉल सीलिंग के कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है। कलमकारी का मतलब है कलम या ब्रश से कुछ बनाना। ये कला 17वीं शताब्दी के आरंभ में नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी, जबकि कल्लाकुरिची काष्ठ नक्काशी में शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों से प्राप्त अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में जब मदुरई एक महत्वपूर्ण नगर था, तब उस दौरान काष्ठ पर नक्काशी का कौशल एक स्वदेशी कला के रूप में विकसित हुआ था। आइए आपको बताते हैं भौगोलिक संकेतक टैग के बारे में। एक जीआई उन उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक संकेतक है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुण या प्रतिष्ठा होती है और ये विशेषताएं उन्हें उनके मूल क्षेत्र की वजह से प्राप्त होती हैं। इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया था। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण, माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित होता है। तमिलनाडु में जीआई टैग प्राप्त अन्य उत्पादों की बात करें तो वो है कन्याकुमारी लौंग, डिंडीगुल ताले, महाबलीपुरम की पत्थर की प्रतिमा, नीलगिरी की चाय, विरूपाक्षी पहाड़ी केला, तंजावुर गुड़िया, तंजावुर चित्रकारी और कांचीपुरम रेशमी साड़ी। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्बिया के बेलग्रेड में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। नेम का गठन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा शीत युद्ध के चरम दौर में हुआ था। इसके गठन के पीछे मूल विचार ये था कि ये दो नवगठित सैन्य गुटों यानी कि नाटो और वार्सा संधि से स्वयं को गुट निरपेक्ष घोषित किया जाए। इस प्रक्रिया में मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के तत्कालीन सरकार प्रमुखों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अप्रैल 1955 में बांडुंग एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के दौरान घोषित बांडुंग के 10 सिद्धांतों को बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य लक्ष्यों के रूप में अपनाया गया था। वर्ष 1961 में आयोजित बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में व्यापक भौगोलिक आधार पर आंदोलन की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आंदोलन की प्रासंगिकता भी खत्म होने लगी, लेकिन हवाना शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने आदर्शों, सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि की, जिनके आधार पर आंदोलन की स्थापना हुई थी। इस आंदोलन में 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। अगली खबर एनएचआरसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। एनएचआरसी को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है। ये मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। ये किसी भी तरह के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेता है, उनकी जांच करवाता है और यदि उल्लंघन पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति तथा अन्य उपचारात्मक और विधिक उपायों की अनुशंसा करता है। ये पेरिस सिद्धांत 1991 के भी अनुरूप है। वर्ष 2019 में मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम के माध्यम से एनएचआरसी की संरचना में बदलाव लाया गया था। इसमें कई संशोधन किए गए थे, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा कोई भी व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाले आयोग के सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था।
इनमें से एक सदस्य महिला होगी, ये भी निश्चित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के मौजूदा अध्यक्षों के साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को NHRC के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। संशोधन में 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करते हुए अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। अब तक NHRC की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो आयोग ने मानवाधिकारों से संबंधित 17 लाख से अधिक मामलों का निराकरण किया है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ित व्यक्तियों को 1 अरब रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। आयोग ने वर्ष 2007 में पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम हिंसा और छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम से संबंधित घटनाओं में भी हस्तक्षेप किया था। अगली खबर सूचना आयोग से संबंधित है। एक अध्ययन के मुताबिक 29 में से 21 यानी 72% सूचना आयोगों ने वर्ष 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। ये किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने से वंचित किए गए नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए अधिदेशित है। इन्हें त्रुटि करने वाले लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने, उनके विरुद्ध जांच आरंभ करने जैसी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। सूचना आयुक्तों को अनिवार्यतः प्रत्येक वर्ष कानून के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसके बाद इस रिपोर्ट को संसद या राज्य विधायिका के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करके शासन को नागरिक केंद्रित बनाता है। RTI संशोधन अधिनियम 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और भत्तों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता खत्म होने की आशंका में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि RTI अधिनियम 2005 ने एक सूचना आयुक्त का 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित किया था। लेकिन संशोधन अधिनियम के अनुसार कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। 2005 के अधिनियम के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर और सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होगा। इसी तरह राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन चुनाव आयुक्तों और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के बराबर होगा। लेकिन संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों तथा नियम को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आइए अब जानते हैं RTI अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। धारा 4 रिकॉर्ड रखने और एडवांस प्रकटीकरण के लिए लोक प्राधिकारी के दायित्व का निर्धारण करती है। वहीं धारा 5 सहायक PIO की नियुक्ति के विकल्प के साथ केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 7 में आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर 45 दिन और व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। और धारा 8 में सूचना प्रकटीकरण के अपवाद जैसे कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले मुद्दे और विदेशी संबंधों को प्रभावित करना शामिल है। अगली खबर पेपर 3 के कृषि सब्सिडी टॉपिक से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार उर्वरक निर्माताओं या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्यों पर यूरिया और 24 ग्रेड फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि ये सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है, जो कि पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। वित्तीय वर्ष 2010 से पोटेशियम एंड फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना द्वारा शासित है। सब्सिडी वाले पोटेशियम एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर पोषक तत्व की मात्रा के अनुसार एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। ये राशि वार्षिक आधार पर तय होती है। ये सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जो बदले में किसानों को रियायती अधिकतम खुदरा मूल्य पर पोटेशियम एवं फॉस्फेटिक उर्वरक प्रदान करती है। आइए अब आपको बताते हैं अन्य उर्वरकों के लिए सब्सिडी की स्थिति के बारे में। यूरिया खेत पर उर्वरकों की वितरण लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा विशुद्ध बाजार प्राप्ति के बीच अंतर को सब्सिडी के रूप में विनिर्माता या आयातक को प्रदान किया जाता है। इसलिए इसमें देश भर में यूरिया की आवाजाही के लिए माल ढुलाई सब्सिडी भी शामिल है। नीम लेपित यूरिया नीति 2015 में घरेलू फर्मों द्वारा उत्पादित यूरिया के 75% का नीम लेपन करना अनिवार्य हो गया है। सिटी कंपोस्ट नीति 2016 के तहत शहरी कंपोस्ट के विपणन और प्रचार के लिए उर्वरक कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का प्रमुख फोकस है खुले में शौच मुक्त परिणामों की संधारणीयता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण को आरंभ किया जाएगा। जनगणना 2011 में शामिल 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों, विशेषकर उन शहरों में जिन्हें अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में शामिल नहीं किया गया था, उनमें अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए अमृत 2.0 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। अमृत 2.0 का उद्देश्य सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना है। साथ ही इसके तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवेज या सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज लक्षित करना है। अमृत देश भर के 500 चयनित शहरों में प्रथम केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन था। इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने IMF के प्रबंध निदेशक पद पर नव नियुक्त क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में अपनी पूर्ववर्ती भूमिका के निर्वहन के दौरान क्रिस्टालिना जॉर्जीवा पर डेटा हेरफेर का आरोप लगाया गया था। IMF का प्रबंध निदेशक कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष और IMF स्टाफ का प्रमुख होता है। प्रबंध निदेशक को कार्यकारी बोर्ड द्वारा या तो बहुमत से या सर्वसम्मति से 5 वर्ष की नई अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कोयले की कमी को समाप्त करने के लिए कोयला आयात। घरेलू कोयले की आपूर्ति में होने वाली कमी को देखते हुए केंद्र ने ताप विद्युत उत्पादकों को कम से कम 10% कोयले के मिश्रण के लिए कोयले का आयात करने को कहा है। ये घरेलू कोयले का उपयोग करने के संबंध में सरकार के पहले के निर्देश के विपरीत है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोयले की कमी के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों में प्रतिबंध हटने के बाद विद्युत की मांग में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि, सितंबर में ज्यादा वर्षा से कोयला उत्पादन और इसकी आपूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी, विद्युत परियोजनाओं में अपर्याप्त स्टॉक, अन्य ईंधन स्रोतों से कम उत्पादन और बकाया कोयला राशि का भुगतान न होना शामिल है। अगला है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा। हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है। अब महारत्न दर्जा प्राप्त CPSEs की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। CPSEs को प्रदान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले दर्जों में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न शामिल है। महारत्न का दर्जा कई मानदंडों को पूरा करने पर ही प्रदान किया जाता है, जैसे कि उपक्रम या उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उद्यम को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के विनियमों के मुताबिक न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन का अनुभव होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की होनी चाहिए और कर के भुगतान के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। अगला है लघु वित्त बैंक। हाल ही में RBI ने सेंट्रम और भारत के पे कंसोर्टियम को एक लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्रदान किया है। इससे लघु वित्त बैंकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। लघु वित्त बैंक बनने के लिए पात्रता मानदंड हैं। दरअसल लघु वित्त बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए कई पात्रता मानदंड हैं। जैसे कि प्रमोटर के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों की बात करें तो निवासी या व्यक्ति या पेशेवर या मौजूदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं आदि के लिए बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। दूसरा है पूंजी संबंधी आवश्यकता। इसके लिए न्यूनतम पेड अप इक्विटी की राशि 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें प्रमोटर द्वारा न्यूनतम 40% का निवेश अनिवार्य होगा। यदि ऐसे बैंक का नेटवर्थ यानी निवल पूंजी 500 करोड़ रुपए हो जाए तो उन्हें अगले 3 वर्षों में अनिवार्य लिस्टिंग करानी होगी। और इसके अलावा विवेकपूर्ण मानदंड यानी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इन्हें RBI द्वारा यथा निर्धारित नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR और वैधानिक
वास्तविक तरलता अनुपात यानी SLR संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही इन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र यानी PSL को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% हिस्सा प्रदान करना और इनके कम से कम 50% ऋण 25 लाख रुपए से ऊपर के नहीं होंगे। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव। ये संशोधन प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाए गए हैं। ये वर्ष 1980 से पहले रेलवे और सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट रक्षा परियोजनाओं, 250 वर्ग मीटर तक निजी भूमि आदि को वन मंजूरी से छूट प्रदान करना है। आरंभ में ये वनों और राष्ट्रीय उद्यानों पर लागू होता था, लेकिन वर्ष 1996 में TN गोदावर्मन तिरुमूलपाद बनाम भारत संघवाद स्वामित्व मान्यता और वर्गीकरण के निरपेक्ष उच्चतम न्यायालय ने किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों को शामिल करके वन भूमि की परिभाषा और दायरे को व्यापक बना दिया है। अगला है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी की गई। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र की सुविधा को शुरू किया गया है और इनमें व्यापार भी किया जा सकेगा। ये प्रमाण पत्र प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री उत्पादकों पर कई अनिवार्यताएं लागू करता है, जैसे कि वर्ष 2021-22 तक प्लास्टिक उत्पादों का कम से कम 35% और वर्ष 2022-23 तक 70% और वर्ष 2024 तक 100% प्लास्टिक उत्पादों को एकत्र करना। वर्ष 2024 तक श्रेणी 1 के अंतर्गत प्लास्टिक का न्यूनतम 50% और श्रेणी 2 और 3 के अंतर्गत 30% हिस्से को पुनर्चक्रित करना। उत्तरोत्तर उच्चतर लक्ष्यों के साथ श्रेणी 1 के तहत 80% और अन्य 2 श्रेणियों के 60% को पुनर्चक्रित करना शामिल है। श्रेणी 1 में कठोर प्लास्टिक शामिल है, श्रेणी 2 में लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है और श्रेणी 3 में बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है। सिकाडा। लगभग एक सदी के बाद नागालैंड स्थित नागा हिल्स में एक नई सिकाडा प्रजाति प्लेटोमिया कोहिमेंसिस की खोज उनके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इनके समक्ष मुख्य जोखिम प्राकृतिक पर्यावास का ह्रास है। सिकाडा अर्धपंखी हेमिप्टेरान कीट हैं। ये अपने तेज, जटिल और प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतों के लिए जाने जाते हैं। ये ध्वनि संकेत एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश सिकाडा वितानों यानी कैनोपी पर रहते हैं और बड़े वृक्ष वाले प्राकृतिक वनों में पाए जाते हैं। विश्व में भारत और बांग्लादेश में सिकाडा की सबसे ज्यादा प्रजातिगत विविधता पाई जाती है। इसके बाद चीन का स्थान है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।